हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 24th क्लास है जी। पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि आप में से एक स्टूडेंट ने, दो ने इनफैक्ट, एक और ने भी, एक और कोई तो बुक की आंसर की भेजी थी। सो उन आंसर की इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, जिस वजह से मैं मेरे लॉजिक के हिसाब से या जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उस हिसाब से जो आंसर बेस्ट बनता है वो करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो स्टैट के क्वेश्चंस होते हैं कई बार, या फिर जो जैसे अपना वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाला था कि वो चीज रिलायबल या वैलिड मतलब है, लेकिन कहां पे यूजफुल है और यूजफुल नहीं है। तो जो 2021 में वो जो क्वेश्चन हमने देखा था कि उन्होंने यूजफुल या नॉन यूजफुल तो पूछा ही नहीं था, उन्होंने तो सीधा क्या पूछा था कि ये चीज है या नहीं है, राइट। सो उस हिसाब से, उस लॉजिक से कई बार जाते हैं ना, तो स्टैट में या फिर जो हमारी फिलोसफीज हैं वहां पे थोड़े से कंफ्यूजन हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में। सो एटलीस्ट जितने मैं कराऊंगी वो मतलब वो तो लॉजिक के साथ ही होंगे। एक आधा क्वेश्चन छूट जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको विद लॉजिक जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो अपना बेस्ट नॉलेज के साथ कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और बाकी आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको स्पेसिफिकली जब स्टैट की बात आती है सो कोई डिस्कशन ज्यादा लोग करना नहीं चाहते, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या कोई भी हो। सो आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्टैट की बुक आप पढ़ें, आप अपना स्टैट क्लियर रखें। अगर आप एजुकेशन में पीएचडी करना चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज कोई और होगा ही नहीं अदरवाइज डिस्कशन के लिए जिससे आप पूछ सकें कि क्या सही है या क्या गलत। आपको ही एनालाइज करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। सो चलिए जी, करते हैं पीवाईक्यूज जितने हो सके उतने। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप ये क्या कीजिए कि जो चीज मैं बताऊं विद लॉजिक, अगर आपको भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट किया कीजिए, दैट्स इट। उस कमेंट में आप अपना लॉजिक दिया कीजिए कि मैम शायद ये हो सकता है और क्यों हो सकता है वो जरूर बताइए। क्योंकि अगर आप क्यों नहीं बताएंगे तो अगर आप सिंपली मान लो मैं बोल रही हूँ कि इसका आंसर सैंपलिंग एरर आएगा और आप बोल रहे हैं कि सैंपलिंग टेक्निक आएगा, तो आप सिर्फ इतना लिख के मत छोड़िए कि मैम 231 का तो डी आएगा, ठीक है। उसके आगे लॉजिक लिखिए कि आप क्यों बोल रहे हैं डी आएगा, तभी तो मैं उसको डिस्कस कर पाऊंगी ना कि आपका क्या रीजन है, मेरा क्या रीजन है, कौन सा बेस्ट हो सकता है। ओके, सो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट टर्म इंप्लाइज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। सो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, सैंपल का मतलब जो सैंपल हम लेते हैं उसके जो डाटा निकल के आता है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सो पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब पूरी पॉपुलेशन, अगर मेरे पास 1000 लोगों की पॉपुलेशन है और मुझे उसमें से डाटा कलेक्ट करना है, सो एक तो मेरे पास ऑप्शन है मैं 1000 के 1000 का डाटा कलेक्ट करूं, तो वो तो क्या हुआ, मैंने पूरी पॉपुलेशन का कलेक्ट कर लिया, तो जो डाटा निकल के आया वो पैरामीटर कहलाएगा। ओके, अगर मैं इस 1000 में से मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है 100 लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसी को जनरलाइज कर देंगे, तो ये जो 100 लोग हमने सिलेक्ट किए किसी भी तरीके से, ये हमने सैंपल चूज किया है हमारा, जिसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? स्टैटिस्टिक निकल के आएगी, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। तो जब आप पॉपुलेशन का ले रहे हैं और सारी की सारी पॉपुलेशन का डाटा ले रहे हैं तो सैंपलिंग एरर का तो पॉइंट ही नहीं बना ना, सबका ही आपने डाटा इंक्लूड कर लिया। लेकिन अगर यहां पे आपकी सैंपलिंग में एरर हो, क्योंकि हमने तो पता है ना सैंपल का साइज जितना बढ़ता जाएगा एरर उतनी कम होती जाएगी, राइट। तो जब सैंपल का साइज फुल पॉपुलेशन जितना हो गया तो सैंपलिंग एरर तो होगी ही नहीं और बाकी जगह पे सैंपलिंग एरर होगी। तो ये एक डिफरेंस निकल के आएगा सैंपलिंग एरर का कि पॉपुलेशन पैरामीटर में सैंपलिंग एरर नहीं होती और सैंपल स्टैटिस्टिक में होती है। A researcher selected every 7th individual from a list of 200 population for his study. So अपनी स्टडी के लिए जो है 200 लोगों की जो पॉपुलेशन थी उसमें से हर एक 7वें इंसान को जो है, हर एक 7वें इंडिविजुअल को रिसर्चर ने सिलेक्ट कर लिया। सो ये कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है? सो बेसिकली nth इंडिविजुअल हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हर एक 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये है। चलो उसके बाद अगले फिर 6 7 6 छोड़ के अगला 7वां सैंपल है, तो वो चीज है। तो ये मैंने आपको सैंपलिंग में करवा रखा है, रिसर्च मेथड्स जो करवाए थे, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक या कन्वीनियंट। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं, हर एक nth नंबर को जो है हम सैंपल के रूप में ले रहे हैं, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग आ जाएगी। ओके,
What does it show when two variables are found to be highly correlated? So ये क्या शो करता है जब हम बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल्स जो है वो हाईली कोरिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड। अब हमने ये नहीं बोला कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं हाई वैल्यू ऑफ ऑन वन वेरिएबल लीड्स टू द हाई वैल्यू ऑफ अदर, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये तो क्या हुआ, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। बट हमसे तो पूछ रहे हैं कि वो क्या शो करता है जब दो वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड हो। सो अगर पॉजिटिवली नेगेटिवली कुछ देते तो इनमें से आंसर आ जाता, बट अब नहीं आएगा। ओके, दे ऑलवेज गो टुगेदर विद और विदाउट चेंजेस, बट जब वो हाईली कोरिलेटेड हैं तो उनमें एक में अगर चेंज हो रहा है तो हम दूसरे का चेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज आनी चाहिए, क्योंकि गो टुगेदर का मतलब चाहे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक दूसरे के साथ जाएंगे, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आ जाता है। बट अगर आप एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो आप दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आएगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हाईली कोरिलेटेड है। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा ये रीजन हो सकता है कि अगर हम ये बोले कि वो हाईली कोरिलेटेड है पर हमें पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, सो हमें ये कैसे बताएंगे? हमें एक में चेंज में, एक में अगर चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में प्रिडिक्ट तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें पता हो कि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ओके, सो इट्स ये जो बी ऑप्शन है, वैसे मैंने ए सोचा था इसका, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन भी साउंड कर सकता है बेटर, कि वो दोनों साथ में ही जाएंगे चाहे वो चेंज उसमें हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो कोरिलेटेड है। अगर हमें ये पता होता कि वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो हम एक में चेंज होगा तो दूसरे का चेंज प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो ये ए की बजाय बी आंसर जो है वो आपका ज्यादा बेटर आंसर रहेगा। ठीक है जी। Which of the following is not a threat to internal validity? So internal और external ये दो validity हम पढ़ते हैं, तो internal validity में भी threat होते हैं और external में भी threat होते हैं। वो भी मैंने ये पूरा concept आपको करवा रखा है, अगर आपने research वाली जो लंबे वाली videos हैं वो देखी होंगी research से related। So threat नहीं है पूछा है, जब मैंने आपको कराया था तो उसमें maturation, history ये तो definitely एक threat बनते हैं। ओके, attrition मतलब locality भी बन सकता है शायद, but attrition जैसा कोई ना टर्म हमने पढ़ी है ना ऐसा कोई मतलब एट्रीब्यूशन होता है, कुछ और होता तो हम शायद सोचते। सो सी आंसर जो है वो इसका साउंड कर रहा है कि शायद ये कोई इंटरनल थ्रेट जो है वो वैलिडिटी को, इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट नहीं होगा। ओके, Which of the following was the exact recommendation of NPE 1986? तो देखिए एग्जैक्ट तो आप इनमें से स्टेटमेंट डाल के देखेंगे ना तो आपको कोई स्टेटमेंट 1986 की पॉलिसी में मिलेगी नहीं। ठीक है, बट फिर भी अगर हम आसपास भी जाएं तो ये बोल रहे हैं कि हर एक बच्चे को इस देश में ये राइट है, राइट टू फ्री एजुकेशन, जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता, यानी 14 साल तक हर एक बच्चे को राइट है। ओके, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children until they complete the age of 14। तो ये स्टेट का काम है, ये डीपीएसपी में भी हमने पढ़ा है। तो ये डीपीएसपी को कोट करते हुए ये लाइन तो डेफिनेटली मेंशन है एनपीई में, और उन्होंने रेकमेंड भी किया है कि आप 14 साल के बच्चों तक जो है 14 साल तक उनको पढ़ाइए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये हमारे 45 डीपीएसपी में था। बाद में जाके, क्योंकि ये तो 1986 की पॉलिसी की बात हो रही है, बाद में जाके 2009 में इससे रिलेटेड एक्ट बना, 2002 में जो है वो हमारा आर्टिकल 21A जो है वो हमने इंसर्ट किया। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक और स्टेटमेंट है कि ये बोल रहे हैं कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। इन्होंने टारगेट दे दिया 21st सेंचुरी से पहले, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। उन्होंने 1995 से पहले हमें एजुकेशन 14 साल के बच्चों से नीचों को प्रेजेंट करवानी है, वो चीज तो मेंशन है इसमें। सो बी ऑप्शन जो है उसके साथ हम जा सकते हैं, बिकॉज ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो मेंशन है। इट विल बी इंश्योर्ड दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, और वो भी सभी को बाय 1995। ओके, सो ये बाय 1990 ये इंश्योर्ड वाले के साथ जाएं, डिट्टो देखें, बट ये इन्होंने यहाँ पे ये 21st सेंचुरी से पहले का टारगेट, मतलब तो वही निकल के आता है कि 2000 से पहले 1995 की बात हो रही है। सो इस तरीके के कंफ्यूजन हमें देखने को मिलते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ऑल्दो इन्होंने स्टेट ऐसा कुछ करे ये भी इन्होंने नहीं बोल रखा, अगर एग्जैक्ट बोला है ना, एग्जैक्ट रिकमेंडेशन हम देखें, सो हम डी के साथ ज्यादा बेटर रहेगा शायद, क्योंकि
मैं 21st सेंचुरी देख के इसको कैंसिल आउट कर रही थी, बट हमारे पास 1995 है, यानी कि 20th मतलब 21st से तो पहले की ही बात हो रही है ना, तो हम इसके साथ जा सकते हैं और इसी तरीके के कंफ्यूजन्स निकल के आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन कई बार बुक में नहीं दी मिलती, जो आपको आंसर्स प्रोवाइड करती है, जो आपने भी मुझे भेजा था। ओके, सो उस हिसाब से लॉजिक के साथ जाएं तो बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो मैच करती है हमारी इसके साथ, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट मेंशन है। बस हाँ, ये 21st सेंचुरी में एंटर करने से पहले की बात नहीं हुई, ये 1995 तक की बात हुई है। ओके, सो डी के साथ ही चल पड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, इसका डी होना चाहिए या बी होना चाहिए, वो बताइएगा। ओके, एवरेज सिटीजन की बात इन्होंने की नहीं है, बच्चों की ही बात की है। सो बच्चे ऑब्वियसली सिटीजन होंगे ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एग्जैक्ट की अगर हम बात करें, सो डी वाला काफी हद तक एग्जैक्ट जो है वो हमें नजर आता है। स्टेट मेंशन नहीं है तो बी के साथ नहीं जाएंगे। आपने शायद जो आंसर की मुझे भेजी थी उसमें बी ऑप्शन था, सो बी के साथ क्यों नहीं जाएंगे, वो मेरा लॉजिक ये है आपके सामने कि बाकी सारे स्टेटमेंट मैच करते हैं, बस 21st सेंचुरी इन्होंने लिख दिया और यहाँ पे 1995 लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने ये जो स्लाइड, ये जो पोर्शन डाल रखा है, ये एग्जैक्ट 1996 के स्टेटमेंट्स कॉपी किए हैं, सेम डिट्टो हैं। सो उस हिसाब से फिर हम डी के साथ जा सकते हैं, ना कि आपने जो भेजा उसके बी के साथ। ओके, Which one of the following types of test items comes under the category of supply type? तो ये क्वेश्चन भी आपकी तो आंसर की जो आपने भेजी उसमें गलत ही दे रखा है। सप्लाई टाइप क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना कि अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक सप्लाई टाइप और एक सिलेक्शन टाइप। अब जैसे मैच मल्टीपल चॉइस है, उसमें 4 ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ, तो वो सिलेक्शन टाइप हो गया। लेकिन सप्लाई टाइप और अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स में भी यही होगा। लेकिन सप्लाई टाइप में क्या होता है, 2 टाइप के सप्लाई टाइप आइटम होते हैं जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक शॉर्ट आंसर और एक कंप्लीशन। तो शॉर्ट आंसर मतलब आपको जैसे ये पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन, आपको सिर्फ नाम बताना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको देन फर्दर कंप्लीशन का पूछा जिसमें आपको सिर्फ ये कंप्लीट करना है ये सेंटेंस, दैट्स इट। तो ये 2 टाइप जो है वो सप्लाई टाइप में आएंगे और जो मैचिंग और मल्टीपल चॉइस है वो सिलेक्शन टाइप में आएंगे, क्योंकि हम उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप तो दे नहीं रखा, तो आंसर हमारा कंप्लीशन हो जाएगा जी। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। आपके जो आंसर की आप लोग किताब कौन सी लेके बैठे मुझे नहीं पता, बट उसमें मल्टीपल चॉइस जो है वो आंसर आपका दे रखा है, विच इज रोंग। ओके, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग जो है वो सिलेक्शन टाइप में आएंगे। ठीक है, इसका रेफरेंस दूं तो ये जो है इग्नू के मटेरियल में आपको आराम से मिल जाएगा। Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि दोनों जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड हैं, या फिर सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड है सोसाइटी में, या फिर फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, या फिर दोनों की दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आ गए उसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन में। सो अगर सोसाइटी की बात करें तो ऑब्वियसली फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन होती तो सोसाइटी में ही है, राइट। तो फॉर्मल एजुकेशन तो ऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से। इनफॉर्मल हमने वैसे 3 लेवल पढ़े, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ओके, सो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में आई होप आपको डिफरेंस पता हो। सो अगर उस हिसाब से जाएं कि अच्छा ठीक है स्कूल भी तो सोसाइटी में ही होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सो उस हिसाब से हम ए ऑप्शन के साथ जाते हैं कि दोनों की दोनों चीजें सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा इसका आंसर हो सकता है। ओके, क्योंकि सिर्फ फॉर्मल ये तो होएगा ही नहीं, ओनली आ गया इसमें कि ओनली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं, फॉर्मल तो डेफिनेटली है सोसाइटी में। तीसरे में इन्होंने बोल दिया कि फॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, डेफिनेटली है और फॉर्मल तो स्कूल कॉलेजेस वाली, या दोनों की दोनों ही नहीं है। सो फॉर्मल तो है ही, तो हम फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये इनफॉर्मल वाला जो है अपना ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। What is not true about the validity of a test? एक टेस्ट की वैलिडिटी के बारे में क्या सच नहीं है? सो वैलिडिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है किसी पर्टिकुलर यूज के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ डिग्री एंड इट इज जनरल क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। हम वैलिडिटी से एक्यूरेसी बताते हैं ना, सो वो जनरल क्वालिटी टेस्ट हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब हमसे नोट पूछा गया है कि ये इंटरप्रिटेशन टू बी मेड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। सो ए आंसर जो है वो इसका हो सकता है।
Which of the following was not recommended by Secondary Education Commission 1952-53? So क्या चीज recommend इन्होंने नहीं की थी? Higher secondary education to be of 2 years, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल की होनी चाहिए. इंटरमीडिएट क्लास को अबोलिश कर दिया जाना चाहिए. स्टार्टिंग ऑफ टेक्निकल स्कूल्स, यानी टेक्निकल स्कूल्स वोकेशनल को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया था ना, सो लार्ज नंबर में उनको शुरू किया जाना चाहिए, या फिर मल्टीपर्पज स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए. सो मल्टीपर्पज स्कूल की भी बात की थी, टेक्निकल स्कूल्स भी खोले जाने चाहिए, और इंटरमीडिएट क्लास मतलब जो 11th और 12th है इनको अबोलिश कीजिए, और 11th को 10th के साथ और 12th को ग्रेजुएशन के साथ मिक्स कर दीजिए. सो ये इन्होंने बोला था, तो अबोलिशन की भी बात की थी. बट इन्होंने तो ये ना हायर सेकेंडरी फिर 2 साल का कैसे होगा? 2 साल का जो ऑलरेडी है उसमें से भी अबोलिश करने की बात कर रहे हैं तो, राइट. तो ये इन्होंने रेकमेंड नहीं किया था. Which of the following was not pointed out as a defect in the curriculum by Secondary Education Commission? So कौन सा पॉइंट आउट नहीं किया गया था, कौन सा डिफेक्ट जो है? So करिकुलम में क्या क्या डिफेक्ट है? करिकुलम बुकिश और थ्योरेटिकल है, ये डिफेक्ट इन्होंने बताया था. Does not cater the various needs and capacities of adolescents, तभी जाके इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी. या doesn't find room for technical and vocational education, डेफिनेटली वो हमें चाहिए है. तो ये इन्होंने लूप होल्स बताए थे, ये इन्होंने पॉइंट आउट किए थे डिफेक्ट्स की, गलतियां. ये बोल रहे हैं कि करिकुलम जो है वो एग्जामिनेशन से डोमिनेटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है जी. डेफिनेटली वो एग्जामिनेशंस जो है वो डोमिनेट करते हैं. सो नोट पूछा है हमसे, सो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगर नोट नहीं पूछा होता तो बाकी 3 आपके आंसर होते. सो ये मेन पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म के, कि एक तो नैरो होता है करिकुलम, जो प्रेजेंट करिकुलम है बुकिश और थ्योरेटिकल है, ओवर क्राउडेड है, मतलब विदाउट प्रोवाइडिंग रिच एंड सिग्निफिकेंट कंटेंट हमारे पास है नहीं. इनएडिक्वेट प्रोविजंस है किसके लिए? प्रैक्टिकल या अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए, उनके लिए मतलब एक रीजनेबल चीजें नहीं है. प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई रूम यहाँ में नहीं दिखता. ठीक है. इट डजंट केटर द वेरियस नीड्स एंड कैपेसिटीज ऑफ एडोलेसेंट, जो अभी आया पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में. इट इज डोमिनेटेड टू मच बाय एग्जामिनेशन, तो ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के द्वारा डोमिनेटेड है. ऊपर वाले में नोट लगा दिया था, मतलब नोट ही हमसे पूछा है और नोट ही यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट गलत थी हमारी, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं थी. ओके. देन इट डज नॉट इंक्लूड टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जो कि नेसेसरी है. तो उनको इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर देश का हम चाह रहे हैं तो हमें उनको वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, लॉजिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके. फिर भी कुछ समझ नहीं आया सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.